जैसी कि मैं अपेक्षा कर रहा था, इंक्वेस्ट में कोई खास बात नहीं हुई। एक मोटे, तेज निगाहों वाले शख्स ने, जिसने स्वयं को जेफरसन का अटर्नी कहकर रेटनी को इंट्रोड्यूस किया था, कुछ भी आपत्ति पेश नहीं की। जेनेट सजी सवरी एक कुर्सी पर बैठी रही। मामूली सी कानाफूसी हुई। किसी को भी इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि एक चीनी रिफ्यूजी लड़की का कत्ल हो गया था। जब कोरोनर कुर्सी से उठकर कोर्ट से चला गया तो मैं रेटनिक के समीप पहुंचा, जो एक माचिस की तीली से अपना दांत कुरेद रहा था। क्या अब मैं इस शहर से बाहर जा सकता हूँ? मैंने पूछा। हाँ हाँ, वो अनमने भाव से विचित्र निगाहों से अपने वकील के साथ खड़ी जेनेट वेस्ट की ओर देखता हुआ बोला। मैं वहां से हट गया और उसके वकील के वहां से टलने की प्रतीक्षा करने लगा। वकील के जाते ही मैं जेनेट के पास पहुंच गया। मैं कल हांगकांग के लिए रवाना होना चाहता हूँ, मैं बोला। क्या कल के लिए प्लेन की टिकट की रिजर्वेशन हो सकती है? हो जाएगी मिस्टर रेयान। मैं आज शाम को तुम्हारी टिकट खरीद लूंगी और किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता देना। मुझे हरमन जेफरसन के एक फोटो की भी जरूरत पड़ेगी। फोटो? वो भला किस लिए? कहीं काम आ सकता है। मैं उसकी बीवी की लाश की तस्वीर भी पुलिस से हासिल करने वाला हूँ। ऐसे मामलों में तस्वीर पास रहनी बड़ी उपयोगी सिद्ध हो सकती है। ठीक है, तुम्हें फोटो मिल जाएगी। आज शाम को कहीं शहर में ही मिल जाओ ना। मुझे बीच रोड तक नहीं आना पड़ेगा। मुझे अभी बहुत से काम करने हैं। रात को 8 बजे एस्टर बार में मिल जाओ। उसने हिचकिचाते हुए हामी भर दी। तो तय रहा। रात को ठीक 8 बजे एस्टर बार में। उसने दोबारा सहमति जाहिर की और एक सर्द मुस्कान मेरी ओर फेंकती हुई चली गई। मैं तब तक उसकी 2 सीटर जैगुआर कार को देखता रहा, जब तक कि वो मेरी निगाहों से ओझल नहीं हो गई। उसके जाने के बाद मैं अपनी कार द्वारा अपने ऑफिस पहुंचा और पेंडिंग पड़े छोटे मोटे कामों को निपटाने में जुट गया। लंच के लिए मैं उठने ही वाला था कि जे वैड आ पहुंचा। तुम्हें हरमन के अंतिम संस्कार का समय मालूम है? उसने पूछा। मैं जाना चाहता हूँ। आखिर वो मेरा दोस्त था। कल है। समय मुझे मालूम नहीं, मैं बोला। ओह, मैं जेनेट बस को फोन करके दरियाफ्त करूंगा, लेकिन वे लोग मेरे बिना बुलाए वहां पहुंचने पर कहीं एतराज ना करें। आज शाम को मेरी जेनेट वेस्ट से मुलाकात होगी। मैं उसे पूछ लूंगा। हाँ, जरूर। मेरा पूछना शायद अच्छा नहीं लगेगा। खैर, अपनी सुनाओ। इंक्वेस्ट में क्या हुआ? जैसा कि मेरा अनुमान था, मैं बोला। इंक्वेस्ट की तारीख पड़ गई है। मैंने एक सिगरेट सुलगा ली। मैं कल हांगकांग जा रहा हूँ। हांगकांग? उसने आश्चर्य मिश्रित स्वर में पूछा। हांगकांग किस लिए जा रहे हो? कोई धंधे से संबंधित बात है क्या? यही बात है। बूढ़े जेफरसन ने मेरी सेवाएं हासिल कर ली हैं। वो मुझे अपनी बहू की बैकग्राउंड टटोलने के लिए वहां भेज रहा है। सारा खर्चा वही देगा। ये तो और भी अच्छा है। सुना है बड़ी रंगीन जगह है। मौज करो दोस्त। मैं हंसा। बूढ़े जेफरसन से भी मिल चुके हो तुम। तुम्हें वो आदमी कैसा लगा? बेचारा मौत की कागार पर खड़ा है। अच्छा, सुनकर दुख हुआ। उस पर तो हरमन की मौत का सदमा बड़ा भारी गुजरा होगा। हाँ, औलाद किसे प्यारी नहीं होती। वो सहानुभूतिपूर्ण ढंग से सिर हिलाता हुआ चला गया। उस शाम को मैंने पुलिस हेडक्वार्टर जाकर जो एन जेफरसन की फोटो हासिल की। फोटोग्राफर ने उसी बुझ चुकी आंखों पर इस ढंग से रोशनी डालकर फोटो खींची थी कि वो बिल्कुल मृत नहीं मालूम होती थी। वहीं से मुझे मालूम हुआ कि वो जेफरसन के खर्चे पर परसों वुड साइड के कब्रिस्तान में दफनाई जाने वाली थी। अर्थात वो अपने पति के साथ वृद्ध के खानदानी कब्रिस्तान में दफनाई जाने वाली थी। 6 बजे मैं दफ्तर को ताला लगाकर घर पहुंचा। मैंने अपना सफर का सामान तैयार किया, नहाया, कपड़े बदले और फिर ठीक 8 बजने में 5 मिनट पर एस्टर बार में पहुंच गया। ठीक 8 बजे जेनेट वेस्ट वहां पहुंच गई। वो इस समय इतनी खूबसूरत लग रही थी कि बार में मौजूद हर आदमी की निगाह उसी पर पड़ रही थी। मैंने उसके लिए वोदका मैटरनी और अपने लिए स्कॉच मंगवाई। उसने मुझे प्लेन का टिकट और एक चमड़े का बटुआ दिया। इसमें हांगकांगी डॉलर हैं, वो बोली। वहां पहुंचकर तुम्हारे काम आएंगे। ना हो तो हांगकांग के किसी होटल में तुम्हारे लिए कमरा बुक करवा दूं। पेनिनसुलर और मिरामा वहां के सर्वश्रेष्ठ होटल हैं। थैंक्स। मेरा इरादा सेलेस्टियल एम्पायर में ठहरने का है। जैसा तुम ठीक समझो। फोटो लाई हैं आप? उसने मुझे एक फोटो सौंप दी। मैंने फोटो देखी। फोटो में चित्रित आदमी सूरत से अपराधी लगता था। रूखे हाव भाव, कठोर आंखें, घनी भवें, कठोर जबड़ा और पतले होठ। मैं हैरान हो उठा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हरमन जेफरसन सूरत से ही इतना भयानक आदमी होगा। मुझे याद आया कि जेनेट ने उसके बारे में कहा था वो बेहद खतरनाक, अनैतिक, घटिया और चोर आदमी था। फोटो देखकर मुझे यकीन हो गया कि उसने जरा भी अतिशयोक्ति से काम नहीं लिया था। मैंने सिर उठाया। वो भावहीन निगाहों से मुझे देख रही थी।
पिता पर तो जरा भी नहीं गया ये, मैं बोला। वो चुप रही। मैंने फोटो अपने बटुए में रख ली। तभी मुझे एक ख्याल आया। मैंने जो एन की तस्वीर निकालकर उसके सामने रख दी। तुमने मुझसे पूछा था कि क्या हरमन की पत्नी खूबसूरत थी? मैं बोला। लो खुद ही देख लो। उसकी रंगत फीकी पड़ गई। बिना बोले उसने तस्वीर उठा ली। वो कुछ क्षण भावहीन ढंग से तस्वीर देखती रही, फिर उसने तस्वीर वापस लौटा दी। हाँ, वो बोली, खूबसूरत है। हरमन का अंतिम संस्कार कल है ना? मैंने पूछा। हाँ। हरमन का एक दोस्त अंतिम संस्कार का समय पूछ रहा था। उसका नाम जे वेड है। उसका ऑफिस मेरे पड़ोस में है। हरमन के साथ स्कूल में पढ़ा है। वो अंतिम संस्कार में आना चाहता है। उससे कहिए कि वो ना आए। अंतिम संस्कार में मेरे और मिस्टर जेफरसन के अलावा और कोई मौजूद नहीं होगा। कह दूंगा। वो फूल भेजना चाहता था। वो भी नहीं। उसने अपनी घड़ी देखी और फिर उठ खड़ी हुई। मिस्टर जेफरसन मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, वो बोली। मुझे वापस जाना है। और कोई सेवा हो तो बताइए। हमने अपने अपने गिलासों को छुआ तक नहीं था। मुझे बड़ी मायूसी हुई। मैं तो एक अच्छी रंगीन शाम बिताने की कल्पना कर रहा था। नो थैंक्स, मैं बोला। प्लेन का टाइम क्या है? 11 बजे। एयरपोर्ट पर 10:30 बजे पहुंच जाना। थैंक यू। वो उठकर दरवाजे की ओर बढ़ी। मैंने जल्दी से बिल अदा किया और मैं भी उठकर बाहर की ओर बढ़ा। गुड नाइट मिस्टर रियान। बाहर पहुंचकर वो बोली और जैगुआर में सवार होकर वहां से रवाना हो गई। मैंने घड़ी देखी। अभी महज 8:35 हुए थे। मैंने सोचा था कि डिनर का प्रोग्राम भी उसी के साथ बनेगा, लेकिन वो तो कुछ इस तरह पीछा छुड़ाकर भागी थी कि बस क्या कहने। मैं स्नैक बार में आ गया। ज्यूक बॉक्स जोरों से बज रहा था। बार के सामने दो कमसिन छोकरियां स्टूलों पर बैठी हुई थी। उन्होंने मुझे देखा और फिर निगाहें फिरा ली। शायद मैं उनकी निगाहों में बहुत बूढ़ा और रसहीन आदमी था। मैंने बोर होते हुए बीफ और हैम सैंडविच खाई। अगले दिन हांगकांग में होने के ख्याल से मेरे मन में कोई उमंग पैदा नहीं हो रही थी। मैंने जो एन और हरमन की तस्वीरें भी निकाली और उन्हें देखने लगा। क्या जोड़ी थी। हूर और लंगूर का साथ महसूस होता था। मैं हैरान था कि जेनेट वेस्ट जैसी लड़की का उससे इश्क कैसे हो गया था। इश्क ही नहीं, उस लंगूर से तो उसे बच्चा भी पैदा हो गया था। मैंने तस्वीरें वापस पर्स में रख दी। मैंने सैंडविच की कीमत अदा की और बार से बाहर निकल आया। मैं अपने फ्लैट पर वापस लौटा। वो एक छोटा सा सस्ते किराए वाला फ्लैट था, लेकिन मेरे लिए ठीक नहीं था। लिफ्ट नहीं थी, लेकिन मैंने लिफ्ट की कभी जरूरत भी महसूस नहीं की थी। 5 मंजिल सीढ़ियां उतरनी चढ़ने में काफी कसरत भी हो जाती थी। अपने फ्लैट के दरवाजे पर पहुंचते पहुंचते मैं कुछ कुछ हाँफने लगा था। मैंने ताला खोला और जल्दी से दरवाजे को धकेलकर लिविंग रूम में कदम रखा। दरवाजा बंद कर चुकने तक मेरी निगाह उस पर नहीं पड़ी। वो अंधेरे में बैठा हुआ था। खिड़की के बाहर एक साबुन की मशहूरी के लिए विशाल नियॉन साइन लगा हुआ था। उसी की रोशनी लिविंग रूम की छत पर पड़ रही थी। अगर वो रोशनी ना होती तो वो मुझे कतई दिखाई ना दिया होता। वो खिड़की के पास कुर्सी डाले बैठा था। उसकी गोद में एक अखबार था और वो बिल्कुल निश्चिंत बैठा था। उस पर निगाह पड़ते ही मेरा दिल धड़क गया। मैंने हाथ बढ़ाकर बिजली का स्विच ऑन कर दिया। वो मुश्किल से 18-19 वर्ष का एक छोकरा था, जो कॉर्डरॉय की पैंट, गंदी सी काले चमड़े की जैकेट और एक ऊनी टोपी पहने हुए था। उसने गले में दादाओं की तरह रेशमी रुमाल बांधा हुआ था और उसका दाया कान गायब था और जबड़े पर चाकू के घाव का एक लंबा सा निशान था। मेरा डर से बुरा हाल हो गया। हेलो, मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, वो रूखी आवाज में बोला। मुझे पुलिस हेडक्वार्टर में पड़ी अपनी रिवॉल्वर की याद आने लगी। ये क्या कर रहे हो, मैं क्रोधित और सख्त स्वर में बोला। सब्र करो सब्र, किसी मतलब से ही आया हूं मैं, वो बोला। ये देखकर मुझे और भी डर लगा कि वह हाथों में दस्ताने पहने हुए था। छोकरे के इरादे अच्छे मालूम नहीं पड़ते थे। 2 सेकंड में यहां से दफा हो जाओ, मैं अपनी आवाज में भरसक रोब भरता हुआ बोला, वरना उठाकर बाहर फेंक दूंगा। उसकी टांगे हिली। अखबार उसकी गोद से फिसलकर नीचे जा गिरा। तब मुझे उसकी गोद में रिवॉल्वर दिखाई दी। रिवॉल्वर की नाल पर 12 इंच के लोहे की ट्यूब चढ़ी हुई थी। मेरी टांगे कांपने लगी। मैं दरवाजे के पास ही रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। हम दोनों के बीच मुश्किल से 6 फुट का फासला था। क्या चाहते हो, मैं बोला। तुम्हारी मौत का फरमान लाया हूं, वो बोला। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? कुछ भी नहीं। तुम अच्छे आदमी मालूम होते हो। बढ़िया घर है तुम्हारा, बढ़िया कार है। मैंने खिड़की से तुम्हें ऊपर आते देखा था। तो फिर ये रिवॉल्वर परे रखो और दोस्त की तरह पेश आओ, मैं बोला। एक एक जाम लेते हैं। मैं शराब नहीं पीता, उसने इनकार में सिर हिलाया। ये और भी अच्छा है ही ये नामुराद चीज, लेकिन क्या करें, आदत पड़ जाए तो छूटती भी तो नहीं है। अगर इजाजत हो तो मैं एक पैग लगा लूं। ये कोई ड्रिंकिंग पार्टी नहीं है।
इस बार अपेक्षाकृत उसका स्वर रूखा था। उस बेमतलब के वार्तालाप के दौरान मेरा दिमाग तेजी से काम कर रहा था। मैं उस पर काबू करने की कोई तरकीब सोच रहा था। मुझे कुछ नहीं सूझ पा रहा था। तो फिर ये कैसी पार्टी है? मैंने पूछा। शूटिंग पार्टी। किसको गोली लगने वाली है? तुम्हें। मैं पसीने से नहा गया। लेकिन क्यों? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मैं नहीं जानता और ना ही जानना चाहता हूं, वो बोला। मैं तो सिर्फ डॉलर्स कमाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने अपने सूखे होठों पर जुबान फिराई। मेरी जुबान चमड़े की तरह सूखी हुई थी। तुम्हें मेरा कत्ल करने के लिए पैसा मिल रहा है? हाँ, भला और क्यों मैं तुम्हारा कत्ल करूंगा? कौन दे रहा है पैसे? पता नहीं कौन है वो। मैं तो बैठा जुआ खेल रहा था कि वो आदमी आया और मुझसे पूछने लगा कि क्या मैं $500 कमाना चाहता हूँ। मैं क्यों इनकार करता? उसने मुझे $100 एडवांस दिए और कहा कि मैं तुम्हें शूट कर दूं। तुम्हारा काम तमाम कर देने के बाद मुझे बाकी के $400 मिलने वाले हैं। वो आदमी कौन है? मुझे नहीं मालूम कौन है वो आदमी। तुम बोलो, कहाँ गोली खाकर मरना चाहते हो? दिमाग में या पेट में? वो आदमी दिखने में कैसा था? अब तुम्हें क्या फर्क पड़ता है उसकी शक्ल सूरत जान लेने से? $500 तो कोई खास रकम नहीं होती। मैं तुम्हें इससे ज्यादा दे सकता हूँ। रिवॉल्वर जेब में रख लो, मैं तुम्हें $1000 देता हूँ। नहीं, मैं धंधे में धोखाधड़ी करना पसंद नहीं करता। तभी टेलीफोन की घंटी बजी। मैं हड़बड़ा गया। उसने तुरंत टेलीफोन की दिशा में देखा। मैं फौरन उस पर झपटा। तोप के गोले की तरह मैं सीधा उससे जा टकराया। मेरा सिर उसके चेहरे से टकराया और मेरा हाथ उसकी रिवॉल्वर पर पड़ा। रिवॉल्वर से हल्की सी पटाख की आवाज के साथ एक गोली चली, पर रिवॉल्वर उसके हाथ से नहीं निकला। हम दोनों एक साथ धड़ाम की आवाज के साथ फर्श पर आ गिरे। मैं उससे बुरी तरह उलझा हुआ था और उसके हाथ से रिवॉल्वर झटकने की कोशिश कर रहा था। वो भी उस अप्रत्याशित आक्रमण से बुरी तरह बौखलाया हुआ था। मैंने एक जोरदार प्रहार उसकी कनपटी पर कर दिया। रिवॉल्वर उसके हाथ से छूट गई और उसका एक भरपूर घूंसा मेरे माथे पर आ टकराया। मेरा सिर घूम गया। मैं उसके ऊपर से पलट गया। वो परे हटा और उसका हाथ फिर चला। उसका दूसरा प्रहार मैं बड़ी मुश्किल से बचा पाया। मैं लड़खड़ाता हुआ उठ खड़ा हुआ। वो भी अब मेरे ठीक सामने पैरों पर खड़ा था। रिवॉल्वर हम दोनों के बीच पड़ी थी। वो गुर्राया, लेकिन रिवॉल्वर उठाने के लिए नीचे ना झुकने की अक्ल उसमें थी। वो जानता था कि अगर वो नीचे झुका तो रिवॉल्वर तक उसका हाथ पहुंचने से पहले ही मैं उसे पीट दूंगा। इसीलिए वो बैल की तरह मुझ पर झपटा। हम दोनों फिर एक दूसरे से उलझे, पिछली दीवार से जा टकराए। मैं उससे पहले संभल गया। मैंने ताबड़तोड़ कई घूंसे उसके पेट में जमा दिए। वो लड़खड़ा कर पीछे हटा। उन जोरदार घूंसों ने उसकी हालत पतली कर दी थी। मैं उस पर दोबारा झपटने ही वाला था कि एकाएक थमकर मैं खड़ा हो गया। उसके हाथ में चाकू चमक रहा था। मैं एकदम पीछे हट गया। वो बहुत खूंखार लग रहा था। वो चाकू अपने आगे किए स्थिर कदमों से मेरी ओर बढ़ने लगा। मेरी पीठ दीवार के साथ जा लगी। मैंने अपना कोट उतारा और उसे फुर्ती से अपनी बाईं बांह के गिर्द लपेट लिया। वो सांप की तरह मुझ पर झपटा। उसके चाकू का वार मैंने कोट पर खाली कर दिया और दाएं हाथ का घुसा उसके जबड़े पर जमा दिया। वार जोरदार था। उसकी आंखें उलट गईं और उसके घुटने मुड़ गए। चाकू उंगलियों से निकलकर नीचे जा गिरा। मैंने एक और ठोकर जमाकर चाकू कमरे के एक कोने की ओर उछाल दिया। फिर मैंने इतनी जोर का एक घूसा उसके चेहरे पर जड़ा कि मुझे अपने हाथ से खाल छिलती महसूस हुई। वो भड़ाक की आवाज के साथ फर्श पर ढेर हो गया। मैं दीवार के साथ पीठ लगाकर हाँफने लगा। मुझे लग रहा था कि जैसे मुझे बुरी तरह से निचोड़ दिया गया हो। तभी भड़ाक से दरवाजा खुला और दो पुलिसमैन झपट कर भीतर घुसे। शायद धमाचे उकड़ी की आवाजें किसी पड़ोसी ने सुनकर पुलिस को फोन कर दिया था। उनके भीतर कदम रखते ही छोकरे ने करवट बदली। वो फुर्ती से रिवॉल्वर पर झपटा और तुरंत उस पर अधिकार कर लिया। उसने गोली चलाई, लेकिन गोली केवल दीवार में एक छेद कर पाने में सफल हुई। एक पुलिसमैन ने फायर कर दिया। मैं चिल्लाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। छोकरा फिर से गोली चलाने की कोशिश करता हुआ दम तोड़ गया था। अगला दृश्य। वाह, क्या खूबसूरत जगह है। आखिर हम हांगकांग पहुंच ही गए। मेरी बगल की सीट पर बैठे मोटे गंजे आदमी ने प्लेन की खिड़की से झांकते हुए कहा। शायद लोगों का कहना ठीक ही है कि यदि दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो वो हांगकांग ही है। फिर मेरी प्रतिक्रिया जानने के लिए वो मेरी ओर देखने लगा। मैं खामोशी से अपनी सेफ्टी बेल्ट बांधने में लगा रहा। प्लेन अब हांगकांग एयरपोर्ट पर उतर रहा था। मेरी बगल की सीट पर बैठा यह मोटा गंजा आदमी होनोलुलु से प्लेन में सवार हुआ था। मुझे कुछ उत्तर ना देता पाकर वो अपना कैमरा और पनामा ओवरनाइट बैग संभालता हुआ सेफ्टी बेल्ट बांधने लगा। हांगकांग में आप पेनिनसुलर में ठहरेंगे ना? उसने सेफ्टी बेल्ट बांधते हुए मुझसे पुनः पूछा। नहीं, मैं बोला, मैं दूसरी ओर ठहरूंगा। वो थोड़ा हताश सा हो उठा। कोलून बढ़िया इलाका है, बढ़िया होटल, बढ़िया दुकानें, लेकिन आप शायद अपने धंधे की वजह से दूसरी ओर ठहरना चाहते हैं, उसने कहा।
हाँ यही बात है, मैं बोला। वो चुप हो गया। मैं उठकर खड़ा हो गया। अन्य यात्री अपना अपना सामान सहेजने में लगे थे। मैं इस भीड़ भड़के से जल्दी निकल जाना चाहता था, इसीलिए जल्दी से उतरकर नीचे चमकती धूप में आ गया और कस्टम क्लियरेंस वाले एग्जिट गेट पर आ पहुंचा। 10 मिनट के बाद मैं कस्टम वगैरह की औपचारिकताएं पूरी करके बाहर निकल आया। मैंने अपने मोटे साथी को देखा। मोटा शायद मुझसे भी पहले कस्टम वगैरह से फारिग होकर बाहर आ पहुंचा था। उसने मुझे देखकर बस की खिड़की से हाथ हिलाया। जैसे ही मैं बाहर आया, पीले चेहरों वाले दर्जनों रिक्शे वालों ने मुझे घेर लिया। वे सब के सब चीनी मूल के थे। सबकी उत्सुकता थी कि मैं उसी की रिक्शे में बैठूं। मैं निर्णय नहीं कर पा रहा था। तभी एक सूट बूट से सजा हुआ चीनी मेरे समीप आकर रुका। एक्सक्यूज मी प्लीज, वो सिर नवाकर आदरपूर्ण स्वर में बोला। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? आप टैक्सी की तलाश में हैं शायद। मैं वांचाई के सेलेस्टियल एम्पायर होटल में जाना चाहता हूँ, मैं बोला। वो तो टापू पर है सर। आप यहाँ से टैक्सी द्वारा फेरी स्टेशन चले जाइए। वहां से टापू पर जाने के लिए किश्तियां जाती हैं। होटल दूसरी ओर फेरी स्टेशन के समीप ही है। धन्यवाद। पर क्या ड्राइवर को इंग्लिश आती होगी? थोड़ी बहुत इंग्लिश अधिकतर ड्राइवरों को आती है। मुझे इजाजत दीजिए। ये आपको फेरी स्टेशन तक ले जाएगा, चीनी बोला। किराया $1 होगा। अमेरिकन नहीं, हांगकांग डॉलर। आपको मालूम ही होगा कि एक अमेरिकन डॉलर 6 हांगकांगी डॉलरों के बराबर होता है। आपको दूसरी तरफ होटल तलाश करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। होटल फेरी स्टेशन के बिल्कुल सामने ही है। लेकिन साहब, वो होटल अमेरिकन लोगों के ठहरने के काबिल नहीं है। अधिकतर अमरीकी तो ग्लोकेस्टर, पेनिनसुलर इत्यादि में ही ठहरते हैं। सेलेस्टियल एम्पायर तो एशियन लोगों के लिए है। लेकिन मुझे फिर भी वहीं जाना है। मदद के लिए शुक्रिया। यू आर वेलकम सर, वो बोला। उसने अपने बटुए से एक कार्ड निकालकर मुझे दिया। हांगकांग में शायद आपको गाइड की जरूरत पड़े। इस पर मेरा फोन नंबर भी लिखा है। मेरी जरूरत महसूस हो तो मुझे सेवा का मौका दीजिए। धन्यवाद। कार्ड मैंने अपनी घड़ी के पट्टे में खोस लिया। फिर मैं टैक्सी में सवार हो गया। चंद मिनटों के बाद टैक्सी फेरी स्टेशन पहुंच गई। वो इलाका चीनी मजदूर, पेशावर लोगों और रिक्शा चालकों से भरा पड़ा था। वहां 100 चीनियों में से मुश्किल से एक यूरोपियन दिखाई देता था। पैसाडोना सिटी से मैं अपने प्रोग्राम के अनुसार उसी रात रवाना नहीं हो पाया था। जो छोकरा मेरी हत्या के प्रयत्न में मेरे फ्लैट पर आया था, उसकी हत्या हो जाने की वजह से मैं 2 दिन वहीं फंसा रहा था। मैंने रेटनिक को पूरी कहानी नहीं सुनाई थी। मैंने उसे सिर्फ इतना बताया था कि जब मैं अपने फ्लैट पर पहुंचा था तो मैंने छोकरे को वहां पाया था। मेरी उससे लड़ाई हो गई थी, लेकिन वो वहां क्या करने आया था इस बारे में मैं साफ झूठ बोल गया। मैंने कहा था कि शायद वो चोरी के उद्देश्य से ही मेरे घर में घुसा था। रेटनिक को बात जची नहीं थी, विशेष रूप से छोकरे की रिवॉल्वर पर लगे साइलेंसर की वजह से। लेकिन मैं अपनी कहानी पर डटा रहा। मुझे पूरा विश्वास था कि उस छोकरे को मेरे कत्ल के लिए किराए पर लाने वाला आदमी वही रहस्यमय जॉन हार्डविक था। मैंने नई रिवॉल्वर खरीद ली थी और भविष्य में रिवॉल्वर के बिना कहीं भी ना जाने का फैसला कर लिया था। लेकिन ऐसे फैसले जल्दी ही मेरे दिमाग से उतर जाते थे। किश्ती दूसरे सिरे पर पहुंची। मैं किश्ती से उतरा। वाचाई का इलाका लगभग 100% चीनी था। एक आध अमेरिकन मल्लाह के अलावा यहाँ चीनी दिखाई देते थे। सेलेस्टियल होटल एक घड़ियों और खिलौनों की दुकान के बीच सैंडविच जैसी हालत में बना हुआ था। अपना बैग संभालते हुए मैं होटल की लॉबी में घुस गया। काउंटर के पीछे एक चीनी बूढ़ा बैठा हुआ था। मुझे एक कमरा चाहिए, मैं बोला। उसने एक रजिस्टर मेरे सामने रख दिया और मुझे एक बॉल पेन थमा दिया। मैंने अपना नाम पता वगैरह लिख दिया और पेन लौटा दिया। उसने रैक पर से एक चाबी उतारकर मुझे थमा दी। $10, वो बोला। कमरा नंबर 27। मैंने उसे $10 दे दिए और चाबी पकड़ ली। उसने अपनी दाईं ओर गलियारे की ओर संकेत कर दिया। मैं बैग उठाए उस पतले गलियारे में बढ़ा। आधे रास्ते में एक दरवाजा खुला और एक अमरीकी मल्लाह अपनी टोपी ठीक करता हुआ गलियारे से निकला। उसके पीछे एक चीनी ढंग का जंपर पहने एक मोटी चीनी लड़की खड़ी थी। मल्लाह मुझे आंख मारता हुआ मेरे बगल से गुजर गया। लड़की उसके पीछे पीछे चल दी। मैं गलियारे के सिरे पर मौजूद 27 नंबर कमरे में पहुंचा। वो 10 गुना 12 वाला एक मामूली सा कमरा था। मैंने बैग फर्श पर रख दिया और पलंग पर बैठ गया। गर्मी से मेरे पसीने छूट रहे थे। मुझे अफसोस होने लगा। अच्छा होता मैं ग्लोकेस्टर या पेनिनसुलर में ठहरता, जहां शायद ठाठ से बात लेता और ठंडी बियर का मजा उठाता। लेकिन ये धंधे का मामला था, इसीलिए मुझे मन मसोस कर सब्र करना पड़ा। मैं यहाँ ऐश करने नहीं आया था। यहाँ हरमन जेफरसन और उसकी चीनी पत्नी रह रहे थे। अगर ये जगह उनके लिए ठीक थी तो मेरे लिए भी ठीक थी। मैंने घड़ी देखी। 6 बजने में 20 मिनट बाकी थे। तभी मेरा ध्यान घड़ी के पट्टे में खुसे कार्ड की ओर चला गया। मैंने कार्ड बाहर खींच लिया और उसे पढ़ा। लिखा था, वांग हो फो,
इंग्लिश जानने वाला एक गाइड। कार्ड पर एक टेलीफोन नंबर भी लिखा था। मैंने कार्ड पढ़कर अपने पर्स में रख लिया। फिर हाथ मुंह धोकर कपड़े बदले और कमरे से बाहर निकल आया। सामने कमरे के खुले दरवाजे की चौखट के साथ टेक लगाए एक चीनी लड़की खड़ी थी। वो हल्की फुल्की खूबसूरत सी लड़की थी। वो सफेद ब्लाउज और हरी स्कर्ट पहने हुए थी। वो इस तरह मेरी ओर देख रही थी जैसे वहां मेरे प्रकट होने का इंतजार कर रही थी। हेलो मिस्टर, वो मुस्कुराती हुई बोली। मेरा नाम लीला है, तुम्हारा? नेल्सन रियान, मैं अपने कमरे का ताला लगाता हुआ बोला। तुम्हारे लिए सिर्फ नेल्सन। तुम यहाँ रहती हो? हाँ, यहाँ अमरीकी लोग कभी कभार ही आते हैं। तुम यहीं ठहरे हुए हो? वो मित्र भाव से देखती हुई बोली। हाँ। क्या तुम काफी अरसे से यहाँ रह रही हो? 18 महीने हो गए हैं, वो बोली। मुझे ये समझाए जाने की जरूरत नहीं थी कि वो क्या थी। बिस्तर गर्म करने के लिए किसी की जरूरत हो तो मेरे पास आ जाना। जरूर, मैं मुस्कुराता हुआ बोला, लेकिन मेरा इंतजार मत करना। एक दरवाजा खुला। एक हड़बड़ाता हुआ इटालियन बाहर निकला। उसने मुझसे निगाहें नहीं मिलाई। उसके पीछे एक 16 साल की चीनी लड़की थी। अब इस बारे में कोई शक नहीं रह गया था कि वो किस प्रकार का होटल था। लीला ने अपने सुडोल रोजों के नीचे हाथ लगाया और उन्हें तनिक ऊपर उठाती हुई बोली, अभी आना चाहते हो? नहीं, अभी नहीं, अभी मैं व्यस्त हूं। मैं बोला, फिर कभी। अमेरिकन हमेशा ही व्यस्त रहते हैं। तो फिर आज रात को? बताऊंगा। ये तो कोई जवाब ना हुआ। आओगे या नहीं आओगे? अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। अभी मुझे बहुत काम है। मैं आगे बढ़ गया। रिसेप्शन पर बैठे बूढ़े चीनी ने मेरी ओर आंख भी ना उठाई। मैं होटल से बाहर निकल आया। एक रिक्शे पर बैठकर मैं हांगकांग सेंट्रल पुलिस स्टेशन पर पहुंचा। वहां जाकर चीफ इंस्पेक्टर से मिला। मैंने उसे अपना परिचय दिया। मुझे मालूम हुआ कि उसका नाम मैकॉर्की था। जेफरसन, मेरे आने का मंतव्य सुनकर वो बोला। मैं पहले भी पैसाडोना सिटी से इस नाम के आदमी के बारे में आई एक इंक्वायरी का जवाब भेज चुका हूं। तुम्हारा क्या संबंध है उससे? मैं उसके पिता के लिए काम कर रहा हूं और उसके और उसकी चीनी पत्नी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करना चाहता हूं। फिर तो अमेरिकी काउंसिल तुम्हारी ज्यादा मदद कर सकता है। मैं हरमन के बारे में खास कुछ नहीं जानता। वो कार एक्सीडेंट में मारा गया था। वो तो तुम्हें मालूम ही होगा। हाँ, मगर वो एक्सीडेंट कैसे हुआ था? वो बहुत तेज कार चला रहा था और सड़कें गीली थी। कार के परकच्चे उड़ गए थे और साथ ही उसके शरीर के भी। उसके साथ कोई और भी था? नहीं। वो जा कहाँ रहा था? मालूम नहीं। एक्सीडेंट कोलून से 5 मील दूर न्यू टेरेन में हुआ था। लाश की शिनाख्त किसने की थी? उसकी पत्नी ने। उसकी रोजी रोटी का जरिया क्या था यहाँ? पता नहीं। पुलिस का उससे कोई वास्ता नहीं था। लेकिन इतनी भनक हमें जरूर पड़ी है कि वो कोई भला नागरिक नहीं था। सुनने में आया था कि वो अपनी बीवी की कमाई पर जिंदा था, जो शरीर बेचकर पैसा कमाती थी। सच बात तो यह है मिस्टर रेयान कि हम अमरीकी नागरिकों के क्रियाकलापों में खामखा दखल नहीं देते हैं। लड़की के बारे में कोई नई बात? वह एक वेश्या थी। तकरीबन सारी रिफ्यूजी लड़कियां शरीर बेचने का धंधा करती हैं। उनके लिए रोजी कमाने का यह सबसे आसान तरीका है। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या उसका कत्ल हुआ था। मैं इस बारे में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। इन दोनों के बारे में जो कुछ मालूम था वो मैंने लेफ्टिनेंट रेटनी को लिखकर भेज दिया था। मैं उठ खड़ा हुआ। मैंने उसका धन्यवाद किया और वहां से बाहर निकल आया। मैं पैदल ही वांचाई की ओर चल पड़ा। रास्ते में मुझे कई बार दिखाई दिए। मैं एक में दाखिल हुआ। बाहर चीनी बिजनेसमैन, अमेरिकन मल्लाह और चीनी लड़कियों से भरा पड़ा था। मैं एक मेज पर बैठ गया। वेटर आया। मैंने स्कॉच और कोका कोला का ऑर्डर दिया। तभी एक अधेड़ चीनी पता नहीं कहां से मेरी मेज पर आ पहुंची। गुड इवनिंग, वो मेरे सामने बैठती हुई बोली। पहली बार हांगकांग आए मालूम होते हो? हाँ, मैं बोला। मेरी मौजूदगी से तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? नहीं। कुछ मंगवाऊं तुम्हारे लिए? वो हंसी। उसके दांतों पर सोना मढ़ा हुआ था। एक गिलास दूध, वो बोली। मैंने वेटर को इशारा किया। उसे शायद पहले से ही मालूम था कि वो क्या पीती थी। वो फौरन दूध का एक गिलास ले आया। यहाँ खाना बहुत अच्छा बनता है, वो बोली। अगर नहीं, अभी मेरा खाने का वक्त नहीं हुआ है। आप दूध से ज्यादा और कोई तगड़ी चीज नहीं पीती? नहीं, वो बोली। फिर पूछा, ग्लोकस्टर में ठहरे हो? सबसे बढ़िया होटल है। मैंने भी सुना है, मैं बोला। अगर किसी अच्छी लड़की में दिलचस्पी हो तो इंतजाम करूं। मेरे पास कई बहुत कमसीन और खूबसूरत लड़कियां हैं। सिर्फ एक टेलीफोन करके उन्हें बुलाया जा सकता है। अगर कोई पसंद ना आए तो कोई जबरदस्ती नहीं है, और अगर पसंद आ जाए तो मुझे बता देना। बाकी इंतजाम मैं कर दूंगी। धन्यवाद, परंतु अभी नहीं, मैं बोला।
लेकिन इतनी लड़कियां एकत्रित करने में तुम्हें दिक्कत तो होती होगी, मैंने पूछा। कोई दिक्कत नहीं होती, वो बोली। हांगकांग लड़कियों से भरा पड़ा है और उन्हें आप जैसे महानुभावों का मनोरंजन करने के अलावा और कोई काम नहीं है। सेलेस्टियल एम्पायर होटल यहाँ से 200-300 गज की ही दूरी पर था। वो औरत स्थानीय वेश्याओं की नायिका मालूम होती थी। जरूर जो एन को भी जानती होगी, मैंने सोचा। मेरा एक दोस्त पिछले साल यहाँ आया था, मैं बोला। वो यहाँ एक चीनी लड़की से मिला था जो उसे पसंद आई थी। उसका नाम जो एन बिंग चुग था। मैं उस लड़की से मिलना चाहता हूँ। तुम जानती हो उसे? उसके चेहरे पर तुरंत हैरानी के लक्षण प्रकट हुए, लेकिन उसने दक्षता से स्वयं पर काबू पा लिया। हाँ, जानती हूं मैं उसे, वो बोली। शानदार लड़की है, तुम्हें बहुत पसंद आएगी। कहो तो फोन करूं उसे? अब हैरान होने की बारी मेरी थी। जरूर, मैं बोला। वो बहुत ही लाजवाब लड़की है, तुम्हें मजा आ जाएगा। वो अपने माँ बाप के साथ रहती है, इसीलिए तुम्हें अपने साथ अपने घर नहीं ले जा सकती। तुम्हें उसके लिए 30 हांगकांग डॉलर देने होंगे। $10 होटल के कमरे के लिए और $3 मेरे लिए, उसने हंसते हुए कहा। ठीक है, मैं मुस्कुराया। लेकिन मुझे ये कैसे मालूम होगा कि वो लड़की जो एन ही है? क्या पता वो कोई और ही हो। मजाक कर रहे हो? वो जो एन ही है, और कौन होगी वो? मैं चुप रहा। मैं फोन करती हूँ, वो बोली। वो बार के समीप पड़े टेलीफोन की ओर चली गई। बार में मौजूद लोगों की सूरतें देखकर ऐसा मालूम होता था जैसे हर किसी को मालूम था कि वो मेरे लिए लड़की का इंतजाम कर रही थी। मैंने वेटर से नया जाम मंगवाया और सिगरेट सुलगा दी। वो औरत फौरन मेरे पास पहुंची। बस सिर्फ 10 मिनट में आती है, वो बोली। मैंने सहमति सूचक ढंग से सिर हिला दिया। वो एक अन्य मेज पर बैठे लोगों के पास चली गई। अब शायद वो उनसे धंधे की बात कर रही थी। 15 मिनट बाद बार का दरवाजा खुला और एक लंबी ऊंची खूबसूरत चीनी लड़की ने बार में कदम रखा। वो यूरोपियन ढंग का काला सफेद परिधान पहने हुए थी। उसने नायिका की ओर देखा। नायिका ने मेरी ओर इशारा कर दिया। लड़की ने मेरी ओर देखा और मुस्कुराई। फिर वो मेरे पास आकर बैठ गई। हेलो, क्या नाम है तुम्हारा? वो बोली। नेल्सन, मैं बोला। और तुम्हारा? जो एन। क्या? जो एन? उसने हाथ बढ़ाकर मेरी पॉकेट में से एक सिगरेट निकाल लिया और बोली। बस जो एन। जो एन बिंग चुग नहीं? वो मुस्कुराई। उसके दांत बहुत ही खूबसूरत थे। ये मेरा पूरा नाम है, वो बोली। तुम्हें कैसे मालूम हो गया? पिछले साल मेरा एक दोस्त यहाँ आया था। उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। जानकर खुशी हुई, वो बोली। उसने सिगरेट अपने लेपे पुते होठों से लगाया। मैंने उसे सुलगा दिया। मैं पसंद आई तुम्हें? उसने एक कश भरते हुए पूछा। हाँ, तो चलें? जैसा तुम चाहो। जरा मैडम को $3 दे दीजिए पहले। नायिका वहां पहुंची। लड़की पसंद आई तुम्हें? उसने पूछा। किसे पसंद ना आएगी? मैंने $3 उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा। डॉलर फौरन उसकी चोली में कहीं गुम हो गए। दोबारा कभी आना हो तो मिलना, वो बोली। मैं हमेशा यही मिलती हूँ। जरूर। जो एन के कथित नाम वाली लड़की उठी और बाहर की ओर बढ़ी। मैं उसके पीछे चल दिया। हम दोनों बार से बाहर निकल आए। मैं एक अच्छे होटल के बारे में जानती हूँ, वहीं चलते हैं। बाहर आकर वो बोली। मैं सेलेस्टियल एम्पायर होटल में ठहरा हुआ हूँ, मैं बोला। वहीं चलते हैं। मेरा होटल ही ठीक रहेगा, वो बोली। नहीं, सेलेस्टियल एम्पायर में ही चलेंगे, मैं बोला। मैंने उसे कोहनी से थाम लिया। हम भीड़ में आगे बढ़ चले। हम होटल में पहुंचे। रिसेप्शन पर बैठा बूढ़ा चीनी ऊँग रहा था। उसने आंखें खोलकर एक निगाह हम दोनों पर डाली और फिर ऊँगने लगा। हम दोनों मेरे वाले कमरे के गलियारे में पहुंचे। लीला अपने दरवाजे पर खड़ी थी। उसने लड़की की ओर देखा और फिर मेरी ओर देखकर मुंह बनाया। मैं लड़की को अपने कमरे में ले आया और भीतर से दरवाजा बंद कर दिया। क्या तुम मुझे $30 से ज्यादा नहीं दे सकते? वो बोली। $50 दो तो मैं तुम्हें जन्नत का नजारा करवा दूंगी। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए उसने अपनी स्कर्ट की जिप खोलनी आरंभ कर दी। जरा सब्र करो बेबी, मैं अपना बटुआ निकालता हुआ बोला। कोई जल्दी नहीं है। मैंने बटुए से जो एन की तस्वीर निकाली और उसे लड़की के सामने कर दिया। उसके चेहरे पर उलझन के भाव प्रकट हुए। उसने पहले तस्वीर को और फिर मेरी ओर देखा। ये क्या है? उसने पूछा। ये जो एन बिंग चुग की तस्वीर है, मैं बोला। उसने धीरे से अपनी जिप बंद कर ली। अब मुझे क्या मालूम था कि तुम्हारे पास उसकी तस्वीर भी है, वो बोर होते हुए बोली। मैडम ने कहा था कि तुम लड़की को पहचानते नहीं हो। तुम जो एन को जानती थी? मैंने पूछा। नहीं, वो बेसब्रेपन से बोली। अब रकम देते हो? मैंने बटुए से $50 के नोट निकालकर हाथ में थाम लिए। उसने एक अमेरिकी लड़की से शादी की थी, मैं बोला। उसका नाम हरमन जेफरसन था। तुम जानती हो उसे? वो सकपकाई। मैं उससे मिल चुकी हूँ। उसने जो एन की फोटो पर दोबारा निगाह डाली।
पर ये ऐसी क्यों लग रही है जैसे मर गई हो? तुमने ठीक पहचाना बेबी, ये वाकई मर चुकी है। तस्वीर उसके हाथ से ऐसे निकल गई जैसे वो तस्वीर ना होकर अंगार हो। मृत लोगों को देखना दुर्भाग्य की निशानी होती है, वो बोली। पैसे दो, मैं जाना चाहती हूँ। मैंने उसे हरमन जेफरसन की फोटो दिखाई। क्या ये जो एन का पति है? मैंने पूछा। मैं नहीं जानती, मैं जो एन के पति से कभी नहीं मिली। पर अभी तो तुमने कहा था कि तुम उससे मिल चुकी हो। मुझसे गलती हो गई थी। हमने एक दूसरे की ओर देखा। उसके चेहरे से साफ जाहिर था कि मैं अपना वक्त बर्बाद कर रहा था। वो मुझे कुछ बताने के मूड में नहीं थी। मैंने उसे नोट दे दिए। उसने नोट अपने हैंडबैग में डाल लिए। अगर तुम मुझे जेफरसन के बारे में जानकारी दो तो मैं तुम्हें और नोट दे सकता हूँ, मैं आशाहीन स्वर में बोला। वो दरवाजे की ओर बढ़ चली। मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती। पैसा देने के लिए धन्यवाद। उसने दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। 50 से ऊपर डॉलर खर्च हो गए थे और हासिल कुछ भी नहीं हुआ था। परंतु मुझे पैसे जाने का कोई गम नहीं था। वो पैसा बूढ़े जेफरसन के हिसाब में खर्च हो रहा था। अपनी गांठ का पैसा खर्च करना पड़ता तो मैं शायद इतना दरियादिल नहीं होता। बाद में जब मैं बिस्तर में लेटा लेटा ऊब गया तो मैंने बाहर जाकर खाना खाने का इरादा किया। मैं बेडरूम के दरवाजे से बाहर निकला। मैंने देखा लीला अभी भी अपने दरवाजे से टेक लगाई खड़ी थी, पर अब उसने अपना परिधान बदला हुआ था। उसने चीनी औरतों द्वारा पहना जाने वाला सुनहरी रंग का चोंगा नुमा परिधान पहना हुआ था और सिर पर एक गोल क्लिप से गोल बालों को व्यवस्थित किया हुआ था। ये ठीक वैसा ही क्लिप था जिसे आमतौर पर साइकिल दौड़ लगाने वाली लड़कियां पहना करती थी। लड़की टिकी नहीं, वो बोली। जब मैं यहाँ मौजूद थी तो उसे यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? मैं उसे सिर्फ बातें करने के लिए लाया था। मैं दरवाजे को ताला लगाते हुए बोला। कुछ धंधे की बात थी। कैसा धंधा? उसने संदिग्ध स्वर में पूछा। था कोई। मैंने उसकी ओर देखा। वो वास्तव में ही खूबसूरत थी। मेरे साथ डिनर लेना पसंद करोगी? उसके चेहरे पर चमक आ गई। ये हुई ना कोई बात, वो बोली। वो फुर्ती से अपने बेडरूम में वापस मुड़ी और अपना हैंडबैग उठाकर गलियारे में मेरे पास आ खड़ी हुई। मैं एक बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट जानती हूँ। जगह बढ़िया है, पर सस्ती है और मुझे बहुत भूख लगी है, वो बोली। हम दोनों साथ साथ बाहर निकल आए। होटल के रिसेप्शन काउंटर पर बैठे बूढ़े चीनी ने हमारी ओर आंख तक ना उठाई। वो डेस्क पर झुका हुआ कैलकुलेटर से उलझा रहा। बाहर पहुंचकर वो बोली, हमें स्टार फेरी तक टैक्सी में जाना होगा। जिस रेस्टोरेंट में मैं जाना चाहती हूँ वो मेन रोड पर ही है। मैंने हामी भर दी। हम दोनों मेन रोड पर पहुंचे। वो रेस्टोरेंट जिसका वो जिक्र कर रही थी नाथन रोड पर था। हम वहां पैदल पहुंचे। रेस्टोरेंट के मालिक ने स्वयं हमारा स्वागत किया। वो हम दोनों को एक प्राइवेट केबिन में छोड़ गया। मैं खाने के लिए ऑर्डर करती हूँ, वो उत्साहपूर्ण स्वर में बोली। पहले फ्राइड श्रिम्प, फिर शार्क फिन सूप, फिर चिकन और उसके बाद कुछ भी, पर पहले फ्राइड श्रिम्प ही खाएंगे। उसने वेटर को कैटनीज भाषा में ऑर्डर दिया। वेटर चला गया। उसने धीरे से मेरा हाथ थपथपाया और बोली, मुझे अमेरिकन बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत दमखम होता है उनमें। बिस्तर में पूरा आनंद देते हैं और फिर उनके पास धन भी बहुत होता है। सब अमेरिकन ऐसे नहीं होते, कभी धोखा खा बैठोगी, मैं बोला। हांगकांग में कब से हो? 3 साल से रिफ्यूजी हूँ, कैंटन से आई हूँ। वेटर हमारे लिए चीनी शराब ले आया। वेटर चला गया तो मैं बोला, तुम जो एन बिंग चुंग नाम की किसी लड़की को जानती हो? उसके चेहरे पर सख्त हैरानी के भाव उभरे। खूब अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम कैसे जानते हो उसे? मैं नहीं जानता, मैं बोला। वेटर हमें श्रिम्प सर्व कर गया। तो फिर उसका नाम कैसे जानते हो? उसने पूछा। उसने मेरे एक पुराने दोस्त से शादी की थी। शायद तुम उसे भी जानती होगी। उसका नाम हरमन जेफरसन है। जानती हूँ, वो तेजी से श्रिम्प खाती हुई बोली। मैं और जो एन इकट्ठे ही कैंटन से भागे थे। वो सौभाग्यशाली थी कि उसे एक अमेरिकन पति मिल गया था। हालांकि बेचारा जल्दी ही मौत को प्यारा हो गया। वेटर हमारी टेबल पर हैम, श्रिम्प और अंडों के साथ फ्राई किए हुए चावल सर्व कर गया। वे दोनों तुम्हारे वाले होटल में ही रहते थे? मैंने पूछा। हाँ, वो बोली। शादी के 3 महीने तक वो जो एन के साथ मेरे बगल वाले कमरे में रह रहा था। फिर वो किसी और जगह चला गया था। क्यों? उसे जो एन की जरूरत नहीं रही थी। वेटर दोबारा आया और शारकर सूप सर्व कर गया। क्यों? क्यों जरूरत नहीं रही थी उसे जो एन की? मैंने पूछा। इसलिए कि जिस वक्त उसने जो एन से शादी की थी उस वक्त उसे पैसों की जरूरत थी। जो एन उसके खर्चे पूरे करती थी। बाद में जब वो खूब सारे पैसे कमाने लगा तो उसके लिए जो एन की उपयोगिता खत्म हो गई थी। तो जो एन पैसा कमाने के लिए क्या करती थी? वही जो मैं करती हूँ। और हम लोगों को आता ही क्या है? वेटर ने अगला चक्कर लगाया और मशरूम लाया। फिर बम्बू शूट्स लाया।
फिर नमकीन अदरक और अंत में बादाम केक सर्व कर गया। जब वो खाना समाप्त करके संतुष्ट हो गई तो उसने सिगरेट सुलगा लिया। अब होटल चलें? वो उत्साहपूर्ण स्वर में बोली। भरपेट खाने के बाद मोहब्बत करने का मजा कुछ और ही होता है। जल्दी क्या है? मैं बोला। सारी रात पड़ी है। हरमन जेफरसन के बारे में कुछ और बताओ। अभी तुमने कहा था कि जो एन से शादी करने के 3 महीने के बाद वो ढेर सारा पैसा कमाने लगा था। कैसे कमाता था वो इतना सारा पैसा? उसने तुम्हें नहीं बताया कि वो कैसे ढेरों पैसा कमाता था? नहीं, मैं बोला। मेरा इससे क्या मतलब था? अच्छा ये बताओ कि वो फिर कभी वापस नहीं आया? कभी कभी आता था। गाहे बगाहे वो एक रात जो एन के साथ गुजारने आ जाता था। मर्द होते ही इस तरह के हैं। जो एन ने उसके चले जाने के बाद क्या किया? वही जो पहले करती थी। तुम्हारा मतलब है धंधा? और नहीं तो क्या। वो जिंदा कैसे रहती? लेकिन अगर वो जेफरसन की पत्नी थी और जेफरसन पैसा कमाने लगा था तो उसने अपनी पत्नी को कुछ क्यों नहीं दिया? अब ये मैं किस तरह बता सकती हूँ? बस नहीं दिया। जोएन को छोड़कर जाने के बाद वो कहाँ रहने लगा था? जोएन ने बताया था कि उसने रिपल्स वे पर एक चीनी गैम्बलर से एक बहुत शानदार विला किराए पर ले लिया था। उसने गहरी सांस ली। वो विला बहुत खूबसूरत था। एक सफेद इमारत थी जिसकी सीढ़ियां सीधी समुद्र में जा उतरती थी। वहां पर प्राइवेट हार्बर था, प्राइवेट बोट थी। जोएन गई थी कभी वहां? नहीं, उसने उसे कभी नहीं बुलाया था। तभी वेटर बिल लेकर पहुंचा। मैंने बिल चुकाया और फिर हम दोनों साथ साथ रेस्टोरेंट से बाहर निकल आए। हम नाथन रोड पर पैदल चलने लगे। मुझे कोई निशानी नहीं दोगे अपनी? एकाएक वो बोली। जिससे कि मैं तुम्हें याद रख सकूं? क्या चाहती हो? मैंने पूछा। अंगूठी कीमती नहीं, मामूली सी हो। हम एक दुकान में दाखिल हो गए। उसने अपने लिए एक नकली जेड की अंगूठी खरीदी। अंगूठी निहायत ही मामूली थी, लेकिन वो उसे पाकर प्रसन्न थी। सेल्समैन ने $40 मांगे। लीला उससे 10 मिनट तक बहस करती रही। अंत में सौदा $25 में तय हो गया। मैं इसे हमेशा पहने रहूंगी, वो खुश होते हुए बोली। तुम्हारी यादगार के रूप में। चलो अब वापस चलते हैं होटल में, मैंने कहा। हम दोनों वापस चल दिए। फेरी बोट से उतरकर जिस समय मैं एक टैक्सी वाले को रुकने का इशारा कर रहा था, उसी समय वो एकाएक भीड़ में गायब हो गई। कैसे गायब हो गई वो मुझे आज तक भी समझ में नहीं आया। जिस समय टैक्सी मेरी ओर बढ़ रही थी उसी समय 3 काले सूट पहने भारी भरकम चीनी मुझसे आकर टकराए थे। तीनों ने मुझे घेर लिया था और फिर झुक झुक कर माफी मांगने लगे थे। फिर वे इंतजार करती हुई एक कार की ओर बढ़ गए थे। जब मैंने घूमकर देखा तो लीला वहां से गायब थी, जैसे जमीन फट गई हो और उसमें वो समा गई हो। पूरे 15 मिनट यूं ही इधर उधर भटकता मैं लीला का इंतजार करता रहा। मैंने चारों ओर नजरें घुमाकर देखा। जब वो कहीं दिखाई नहीं दी तो मैं और इंतजार करना बेकार समझकर टैक्सी के द्वारा वापस होटल लौट आया। बूढ़ा चीनी क्लर्क रिसेप्शन पर बैठा ऊँग रहा था। मैं उसके नजदीक पहुंचा। क्या लीला वापस लौट आई है? मैंने पूछा। उसने मुश्किल से अपनी आंखें खोली और आंखें मिचमिचाकर मेरी ओर देखा। नो स्पीक इंग्लिश, वो भद्दी आवाज में बोला और फिर ऊँगने लगा। मैं अपने कमरे में आ गया। लीला के कमरे का दरवाजा बंद था। मैं लीला के कमरे के दरवाजे पर पहुंचा। मैंने हैंडल घुमाकर दरवाजा खोला और उसके अंधेरे कमरे में दाखिल हो गया। स्विच टटोलकर मैंने बत्ती जलाई। कमरा खाली पड़ा था। लीला का कहीं नामो निशान नहीं था। मैंने उसके कमरे का दरवाजा खुला ही छोड़ दिया और बत्ती जलती छोड़कर वापस अपने कमरे में लौट आया। मैंने अपने कमरे का भी दरवाजा खुला रहने दिया। एक सिगरेट सुलगाकर पलंग पर बैठ गया और प्रतीक्षा करने लगा। 1 घंटा गुजर गया। बैठा बैठा मैं लेट गया और आधे घंटे बाद मुझे नींद आ गई। गर्मी और उमस ने मुझे जगा दिया। मेरी नींद खुली तो सूरज निकल चुका था। मैंने घड़ी देखी। 8 बजने को 20 मिनट बाकी थे। मैंने दरवाजे से बाहर लीला के कमरे की ओर झांका। मेरा दिल अज्ञात आशंका से डरने लगा। जरूर उसके साथ कोई हादसा हो गया था। वो अनजाने में मुझसे अलग नहीं हो गई थी, बल्कि वो मुझसे जबरदस्ती अलग की गई थी। शायद किसी को लगा था कि वो न केवल जरूरत से ज्यादा जानती थी, बल्कि जरूरत से ज्यादा बोल भी रही थी। मैं जल्दी जल्दी नित्य कार्य से फारिग हुआ। नए कपड़े पहने, शेव बनाई और कमरे का दरवाजा लॉक करके बाहर निकल आया। आज रिसेप्शन पर बूढ़े चीनी के स्थान पर एक नौजवान चीनी बैठा था, जो शायद उसका पोता था। लीला वापस नहीं आई? मैंने पूछा। वो मूर्खों की तरह हंसा। जाहिर था कि उसे मेरी बात समझ में नहीं आई थी। मैं सीढ़ियां उतरकर नीचे पहुंचा और रिक्शा करने के स्थान पर टैक्सी द्वारा पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचा।
मेरी किस्मत अच्छी थी कि पुलिस चीफ इंस्पेक्टर मैकार्की मुझे कार से उतरता हुआ मिल गया। वो मुझे पुलिस कैंटीन में ले गया। मैंने उसे लीला से संबंधित सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर ऐसा नहीं लगा कि जैसे उसे लीला की सलामती की जरा भी चिंता हुई हो, लेकिन जरूर उसके साथ कोई हादसा हो गया है। मैं बड़ी मुश्किल से स्वयं को चिल्लाकर बोलने से रोक पाया। मुझे पूरा यकीन है एक क्षण वो वहां फुटपाथ पर मेरे साथ खड़ी थी और अगले ही क्षण वो वहां से गायब थी, और फिर सारी रात वो अपने होटल वापस नहीं लौटी। माय डियर चैप, वो बोला, इतना आपे से बाहर होने की कोई बात नहीं है। मैं ऐसी लड़कियों के पिछले 15 सालों से निकट रहा हूं। ये अचानक ही जादू के जोर से गायब हो जाती हैं। उसे कोई तुमसे ज्यादा मोटा आसामी दिखाई दे गया होगा और वो खिसक गई। ये लड़कियां यही करती हैं। उसने तुमसे जो माल झाड़ा जा सकता था झाड़ा, और फिर भाग गई। लेकिन ये बात झूठ है। हम तो वापस लौट रहे थे होटल के लिए। शायद किसी को लगा था कि वो ज्यादा बोल रही है, इसीलिए किसी ने उसका अपहरण कर लिया था। किस बारे में ज्यादा बोल रही थी वो? मैं एक कत्ल के मामले को हल करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो मुझे इस बारे में जानकारी दे रही थी। वो इस तरह मुस्कुराया जैसे कोई बाप अपने नादान बच्चे पर मुस्कुरा रहा हो। अमेरिका में हुए कत्ल की वो यहाँ क्या जानकारी दे सकती थी तुम्हें? उसने पूछा। उसने मुझे बताया था कि हरमन जेफरसन ने रिपल्स वे पर एक बड़ा ऐश्वर्यशाली विला किराए पर लिया था। उसने मुझे बताया था कि शादी के 3 महीने बाद एकाएक वो बहुत पैसा कमाने लगा था और इसीलिए वो अपनी बीवी को छोड़ गया था। माय डियर चैप, इन चीनी वेश्याओं की बातों पर तुम्हें ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। चलो मान लिया उसने मुझे धोखा दिया, तो फिर सारी रात वो कमरे में क्यों नहीं लौटी? वेश्याएं रात भर गायब ही रहती हैं, ये तो उनका पेशा है। आप रिपल्स वे पर रहने वाले किसी अमेरिकन को जानते हैं? हाँ, कुछ एक अमेरिकन वहां रहते हैं। क्या जेफरसन वहां रहता था? अगर वो वहां रहता होगा तो मुझे मालूम होता। वो वहां नहीं रहता था। यानी कि लड़की झूठ बोल रही थी? जाहिर है यही बात होगी। अच्छा, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। मैं वापस होटल में लौट आया। उसने चीनी अभिवादन किया। मैं सिर हिलाता हुआ अपने कमरे में आ गया। अगर उसे इंग्लिश आती होती तो मैं उसी से कुछ सवाल पूछता। तभी मुझे इंग्लिश स्पीकिंग गाइड वांग हो फो का ख्याल आया। मैं अपने कमरे में आ गया। मैं एक कुर्सी पर बैठ गया और ऊँगने लगा। कोई 10 बजे एक चीनी छोकरा मुझे बुलाने आया। मैं उसके साथ रिसेप्शन पर पहुंचा। बूढ़े ने मुझे टेलीफोन रिसीवर पकड़ा दिया। मैंने रिसीवर कान से लगाया। चीफ इंस्पेक्टर मकारकी का फोन था। आज सुबह तुम जिस लड़की का जिक्र कर रहे थे, उसने पूछा, क्या तुमने कल रात उसे कोई नकली जेड की अंगूठी भी खरीद कर दी थी? हाँ, दी थी, मैंने उत्तर दिया। तुम चेथम रोड पुलिस स्टेशन पर पहुंचो। वो कोलून साइड में है। वहां एक लड़की पड़ी है। उसकी उंगली में एक नकली जेड की अंगूठी है। शायद वो वही लड़की हो जिसका तुम जिक्र कर रहे थे। क्या वो मर गई है? मैंने डरते डरते पूछा। हाँ, शिनाख्त के लिए वहां जाना है। सार्जेंट हैमिश से मिल लेना। मैंने टेलीफोन रख दिया। मैं पौने घंटे में चेतम रोड पुलिस स्टेशन पहुंच गया। पुलिस स्टेशन की विशाल लॉबी में ऐसे 50-60 लोगों की तस्वीरें लगी हुई थी जिनकी लाशें समुद्र से निकाली गई थी, लेकिन जिनकी शिनाख्त नहीं हो सकी थी। मैं सार्जेंट हैमिश से मिला। लड़की की लाश कल रात 2 बजे समुद्र में से निकाली गई थी, सार्जेंट हैमिश ने बताया। लाश बुरी तरह से कुचली हुई है। लगता है किसी स्टीमर से टकरा गई थी। चीफ इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि तुम उसे पहचान सकते हो। मैं पसीने से नहा गया। इन चीनियों की कौम इतनी लापरवाह है कि वो जिंदगी को कभी गंभीरता से नहीं लेती। हम लोगों को रोज आधी दर्जन लाशें समुद्र से निकालनी पड़ती हैं। सार्जेंट मुझे मोर्ग में ले आया। एक मेज पर चादर से ढकी लाश पड़ी थी। सार्जेंट ने उस पर से चादर हटा दी। लाश लीला की ही थी, लेकिन इतनी बुरी हालत में थी कि मुझे उल्टी होने को हो गई थी। मैं भागकर वहां से बाहर निकल आया। वापसी में फेरी से उतरते ही मुझे एक पुलिसमैन मिल गया। उसका नाम मैक पर्सन था। वो मुझे पुलिस जीप पर होटल ले आया। उसने काउंटर के पीछे बैठे बूढ़े से लीला के कमरे की चाबी ले ली। हम दोनों लीला के कमरे की ओर बढ़े। उसने लीला के कमरे का ताला खोलकर भीतर की तलाशी लेनी आरंभ कर दी। भीतर लीला का मामूली सा सामान था बस। तभी उसने एक कपबोर्ड में से एक सिगरेट की पन्नी जैसा चमकीला कागज निकाला। हाँ, वो संतुष्टिपूर्ण स्वर में बोला, जानते हो ये क्या है? उसने मेरी ओर देखते हुए पूछा। क्या है? जवाब देने से पहले उसने एक बार फिर से कपबोर्ड में झांका। इस बार उसके हाथ में एक अधजली मोमबत्ती थी। लड़की हेरोइन का नशा करती थी, वो बोला।
समझा, तो वो नशेबाज है। जानते हो ये लोग क्या करते हैं? ये हर पन्नी में हेरोइन डालते हैं और उसे मोमबत्ती की लौ पर गर्म करते हैं। हेरोइन में से धुआं सा उठने लगता है जिसे ये सूंघते हैं। 10 सेकंड में तगड़े नशे का सामना हो जाता है। अगर तुम ये कहना चाहते हो कि हीरोइन के नशे में उसने आत्महत्या की है तो मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ, और ना ही मुझे इस बात पर विश्वास है कि वो हीरोइन के नशे की आदी थी। मेरा ख्याल है कि उसका कत्ल किया गया था और ये पन्नी और मोमबत्ती पुलिस को भटकाने के लिए यहाँ उसके कमरे में जानबूझकर रखी गई थी। अच्छा, वो विनोदपूर्ण स्वर में बोला। चीफ कहता था तुम प्राइवेट जासूस हो। मैंने प्राइवेट जासूसों के बहुत जासूसी उपन्यास पढ़े हैं, लेकिन असली प्राइवेट जासूस मैंने जिंदगी में पहली बार ही देखा है। तो अब और भी अच्छी तरह से देख लो, मैं चिढ़कर बोला। तुमने कैसे सोच लिया कि लड़की का कत्ल हुआ है? छोड़ो, बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, मैं बोला। ये बताओ, लड़की के सामान का तुम अब क्या करोगे? पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा। शायद वहां कोई उसका सामान क्लेम करने के लिए आ पहुंचे। नीचे काउंटर पर बैठा बूढ़ा तो कहता है कि उसका कोई रिश्तेदार नहीं है। मैंने उससे लड़की के बारे में सवाल भी किए थे। वो कमबख्त तो दुनिया की किसी भी बात के बारे में कुछ भी नहीं जानता। वो लीला का सामान एक सूटकेस में भरने लगा। मैंने ऐसी मौतों के बहुत से मामले निपटाए हैं, वो बोला। ये तो देखने और भूल जाने वाले केस होते हैं। शायद हत्यारा भी यही चाहता था, मैं धीरे से बोला। क्या मतलब? मतलब यही कि तुम इसे देखने और भूल जाने वाला केस समझो, मैं बोला। अरे छोड़ो, क्यों सिर खपा रहे हो? ये तो साफ तौर पर एक आत्महत्या का केस है। मैं खामोश रहा। वो सामान सूटकेस में भरता रहा। उसके बाद वो उठा और बाहर निकल आया। मैं भी उसके पीछे पीछे दरवाजे से बाहर निकल आया और अपने कमरे में घुस गया। अगला दृश्य। मैंने महसूस किया कि अब वो समय आ गया था जब जेफरसन के पैसों का सदुपयोग किया जा सकता था। मुझे पक्का विश्वास था कि बूढ़ा चीनी रिसेप्शनिस्ट निश्चय ही कुछ ज्यादा जानकारी रखता था और उसे नोटों का लालच देकर वो बातें जानी जा सकती थी जो उसने मैकपर्सन नामक इस पुलिसमैन को भी नहीं बताई होगी। जैसे ही मुझे विश्वास हुआ कि मैकपर्सन होटल से बाहर निकल गया है, मैं नीचे उतरकर बूढ़े चीनी रिसेप्शनिस्ट के पास पहुंचा। उसने प्रश्नवाचक दृष्टि से मेरी ओर देखा। मैंने उससे टेलीफोन लिया और वांग होप हो का नंबर मिलाया। जवाब इतनी जल्दी मिला जैसे वो दूसरी ओर बैठा मेरी ही कॉल की प्रतीक्षा कर रहा था। मेरी याद है तुम्हें, मैं बोला। तुमने मुझे एयरपोर्ट पर अपना कार्ड दिया था। मुझे एक दुभाषिए की जरूरत है। ये तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी सर, वो बोला। क्या तुम आधे घंटे के अंदर अंदर शंघाई और हांगकांग बैंक के सामने मिल सकते हो? जरूर सर, वो बोला। मुझे एक कार की भी जरूरत होगी। उसने उत्तर दिया कि जिस भी चीज की आवश्यकता होगी वो उसे पूरी करवा देगा। मैंने उसे धन्यवाद दिया और रिसीवर रख दिया। मैं होटल से बाहर निकल आया और एक टैक्सी में बैठकर बैंक पहुंचा। वहां कुछ ट्रैवलर चेकों को हांगकांग डॉलरों में बदला और फिर बाहर फुटपाथ पर आकर खड़ा हो गया। 10 मिनट बाद एक चमकती हुई पैकार्ड पर वांग होप हो वहां पहुंचा। हम दोनों ने हाथ मिलाया। मैंने उसे अपना नाम बताया, फिर हम दोनों कार में बैठ गए। पहले मेरे होटल चलो, मैं बोला। मैं बूढ़े काउंटर क्लर्क से कुछ जानकारी हासिल करना चाहता हूँ, लेकिन उसे इंग्लिश नहीं आती। तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं एक प्राइवेट जासूस हूँ और एक केस की तफ्तीश कर रहा हूँ। मैंने बहुत से जासूसी उपन्यास पढ़े हैं सर, वो प्रसन्न स्वर में बोला। अब असली जासूस से मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। एडवांस फीस के तौर पर मैंने उसे $50 दिए। उसने इनकार किया। वो बोला कि उतना धन तो उसके लिए कुछ दिनों के लिए काफी था, लेकिन कार का किराया मुझे अलग से देना होगा। मैंने हामी भरी। मैंने उसे बताया कि मैं सेलेस्टियल एम्पायर होटल में ठहरा हुआ था। ये तो कोई अच्छा होटल नहीं है सर। अगर आप चाहें तो मैं आपका किसी बढ़िया होटल में इंतजाम कर सकता हूँ। फिलहाल ये जरूरी नहीं। हम रिसेप्शन पर पहुंचे। बूढ़ा हमेशा की तरह काउंटर के पीछे बैठा ऊँग रहा था। इसे कहो, मैं इससे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, मैं वांग होप हो से बोला। और कहो कि इस काम के बदले में मैं इसे पैसा देने को तैयार हूँ। जरा तरीके से बात करना, बूढ़ा नाराज ना हो जाए कहीं। वांग चीनी में बूढ़े से बात करने लगा। बूढ़ा पहले की तरह ऊँगता रहा। मैंने कुछ नोट निकालकर अपने हाथ में ले लिए और उन्हें बड़े अर्थपूर्ण ढंग से उसके सामने कर दिया। बूढ़े की निगाह नोटों पर पड़ी। उसकी आंखें फौरन दिलचस्पी से खुल गईं। आखिर में वांग बोला कि बूढ़ा मेरे किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार था। मैंने अपनी जेब से जो एन की तस्वीर निकाली। इससे पूछो क्या इस लड़की को जानता है, मैंने वांग से कहा। बूढ़े ने तस्वीर देखी।
वो वांग होफो से चीनी जुबान में बोलने लगा। वांग ने अनुवाद करके मुझे बताया कि लड़की इसी होटल में रहती है, लेकिन पिछले 15 दिन पहले वो बिना होटल का बिल चुकाए यहाँ से चली गई थी। बूढ़े ने पूछा, क्या मैं लड़की का बिल चुकाने के लिए तैयार था? मैंने कहा, नहीं। कई सवालों के बाद वांग ने फिर अनुवाद किया। लड़की ने एक अमेरिकन से शादी कर ली थी, जो उसके साथ इसी कमरे में रहता था। अमेरिकन का नाम हरमन जेफरसन था, लेकिन बेचारा कार एक्सीडेंट में मारा गया था। अमेरिकन की मौत के बाद ही ये लड़की बिल अदा किए बिना ही होटल से खिसक गई थी। मैंने जेब से हरमन की वो तस्वीर निकाली जो जेनेट वेस्ट ने मुझे दी थी। इसे पूछो, क्या ये इस आदमी को जानता है? मैं वांग से बोला। बूढ़े ने तस्वीर देखी। उसने वांग से कुछ कहा। वांग बोला, यही वो अमेरिकन है जो इस लड़की के साथ यहाँ रहता था। ये यहाँ कितनी देर तक रहा था? मेरा मतलब है, कितने दिनों तक? मैंने वांग के माध्यम से पूछा। बूढ़े ने बताया कि ये अमेरिकन अपनी मौत के दिन तक यहीं रह रहा था। पहला झूठ। लीला ने बताया था कि हरमन 9 महीने पहले होटल छोड़ गया था। अब बूढ़ा कह रहा था कि वो 3 हफ्ते पहले तक यहीं रहता था। मैंने तो सुना है कि हरमन यहाँ सिर्फ 3 महीने ही रहा था। मैं बोला, फिर वो अपनी पत्नी को छोड़कर कहीं और जगह रहने चला गया था, और ये वाकया कोई 9 महीने पहले हुआ था। वांग हैरान दिखाई देने लगा। वो जल्दी जल्दी बूढ़े से बातें करने लगा। फिर वो उलझनपूर्ण स्वर में बोला, ये दावे के साथ कहता है कि अमेरिकन साहब अपनी मौत के अंतिम दिन तक भी यहीं था। अगर बूढ़ा सच बोल रहा था तो फिर लीला ने झूठ बोला था। इसे कहो, लीला कहती थी कि हरमन 9 महीने पहले होटल छोड़कर चला गया था। इसे कहो, ये झूठ बोल रहा है। वांग की फिर उस बूढ़े से तकरार आरंभ हो गई। एकाएक वांग के होठों पर मुस्कुराहट उभरी। वो मेरी ओर घूमा। ये झूठ नहीं बोल रहा मिस्टर रियान, उसने बताया। लीला को धोखा हुआ था। हरमन सुबह सवेरे चला जाता था और रात को बहुत देर से लौटता था। लीला को ये कभी दिखाई ही नहीं दिया होगा, इसीलिए उसने समझा होगा कि वो होटल छोड़ चुका था। तो फिर जोएन ने लीला को ये क्यों कहा था कि हरमन चला गया था? मैं बोला। बूढ़े के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वो मूर्खों की तरह मेरे चेहरे की ओर देखता रहा। कुछ क्षण चुप्पी छाई रही। फिर मैंने नया सवाल दागा। हरमन रोजी कमाने के लिए क्या करता था? बूढ़े ने बताया कि उसे मालूम नहीं था। क्या यहाँ उससे मिलने कुछ यूरोपियंस आया करते थे? इस बार भी उसका उत्तर नहीं में था। क्या जो एन से मिलने यहाँ कोई आता था? बूढ़े ने इस बार भी इनकार में ही उत्तर दिया। मैं झुंझला गया। मैं घूम फिर कर वहीं पहुंच गया था जहां से मैं चला था। मैं निर्णय नहीं कर पा रहा था कि बूढ़े की बात सच मानूं या लीला द्वारा बताई गई बात को। क्या जोएन यहाँ अपना कोई सामान छोड़कर गई है? मैंने सहज भाव से पूछा। इस बार बूढ़ा मेरे झांसे में फंस गया। नहीं, वांग के माध्यम से वो बोला। वो अपने पीछे कुछ सामान छोड़कर नहीं गई है। अगर वो अपना बिल अदा किए बिना यहां से खिसक गई थी, मैं गरज कर बोला, तो वो अपना सामान कैसे ले गई? तुमने उसे सामान कैसे ले जाने दिया? वांग को भी मेरा सवाल जच गया। उसने बूढ़े की टांग पकड़ ली। अंत में बड़े अनिच्छापूर्ण ढंग से बूढ़े ने कबूल किया कि वो अपना एक सूटकेस छोड़ गई थी, जो उसने किराए के बदले में जब्त कर रखा था। बहुत जिद करने पर बूढ़ा हमें लीला के कमरे की बगल में एक दूसरे कमरे में ले गया। वहां से उसने सूटकेस निकाला। मैंने सूटकेस का निरीक्षण किया। सूटकेस में ताला लगा हुआ था। तुम दोनों बाहर जाओ, मैंने उन दोनों को कहा। उनके बाहर जाने के बाद मैंने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। सूटकेस में साधारण सा ताला लगा हुआ था। मैंने उसे आसानी से खोल लिया। सूटकेस में कपड़े भरे पड़े थे। उनके नीचे से मुझे एक सफेद लिफाफा मिला। लिफाफे में हरमन जेफरसन की एक तस्वीर निकली, जिस पर लिखा था, मेरी पत्नी जोएन को। मैंने उस खतरनाक सूरत पर एक भरपूर निगाह डाली। वो तस्वीर उसी की प्रतिलिपि थी जो जेनेट वेस्ट ने मुझे दी थी। मैं सोच में पड़ गया। जेनेट वेस्ट यहाँ से सैकड़ों मील दूर पैसाडोना सिटी में थी। जोएन हांगकांग में थी। फिर दोनों के पास एक ही तस्वीर की दो प्रतिलिपियां कैसे पहुंच गई? क्या हरमन ने ही दोनों को वो तस्वीरें दी थी? मेरे दिमाग में कई सवाल पनपने लगे। मुझे लीला के साथ हुआ वार्तालाप याद आने लगा। बूढ़े रिसेप्शनिस्ट क्लर्क का और लीला का बयान एक दूसरे से मेल नहीं खाता था। दोनों में से एक आदमी जरूर झूठ बोल रहा था, लेकिन लीला को झूठ बोलने की क्या आवश्यकता थी? वो झूठ बोलने के लिए बाध्य तो नहीं थी। अंत में मैं इसी नतीजे पर पहुंचा कि अब मुझे इस गंदे होटल में ठहरे रहने का कोई फायदा नहीं था। अब मुझे इस रहस्य को टटोलने के लिए और स्थान देखने होंगे। मैं कमरे से बाहर निकल आया।
वांग गलियारे में खड़ा सिगरेट पी रहा था। बूढ़ा चीनी वहां नहीं था, वो शायद रिसेप्शन काउंटर पर वापस जा चुका था। मैं ये होटल छोड़ रहा हूँ, मैं वांग से बोला। क्या रिपल्स वे पर कोई अच्छा सा होटल है? जी हाँ, वांग बोला। रिपल्स वे होटल ही है, बहुत बढ़िया होटल है। क्या मैं वहां आपके रहने का इंतजाम करवाऊं? अगर हो सकता है तो बहुत अच्छा है, मैं यहाँ से फौरन चला जाना चाहता हूँ। लेकिन सर, वो होटल आबादी से जरा हटकर है। अगर आपका कोलून देखने का इरादा है तो वो इस होटल के मुकाबले ज्यादा सुविधाजनक नहीं रहेगा। उससे मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बूढ़े से कहो मेरा बिल बना दे, मैं होटल छोड़ रहा हूँ। आप उससे कुछ और पूछताछ नहीं करना चाहते? वो तनिक मायूसी भरे स्वर में बोला। नहीं, यहाँ से मुझे जल्दी रुखसत हो जाना चाहिए। ठीक 30 मिनट बाद मैं वांग के साथ पैकार्ड में बैठा रिपल्स वे की तरफ जाने वाली सड़क पर जा रहा था।